दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गुहांड में। जब हम चुनाव को लेकर गांव में जाते हैं, चुनावी चर्चा करते हैं, तब अनेकों प्रकार की चीज़ें सुनने को मिलती हैं, लेकिन तथ्यों पर कोई बात नहीं हो पाती। पत्रकार बंधु अगर चाहें भी, तब भी तथ्यों पर बात नहीं हो पाती। और बात इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि जो नॉलेज होनी चाहिए थी वो नहीं होती है। केवल एक पक्ष होता है कि हम इधर जाएंगे या फिर इधर जाएंगे, 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, या फिर लोकसभा में या विधानसभा में कौन जीतेगा। सिर्फ ये बातें होती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो तथ्यों पर बात होती है, और तथ्यों पर बात वही लोग कर पाते हैं जो जिनको समाज बुद्धिजीवी वर्ग में मानता है, जो समाज को लेकर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि समाज किस तरफ जा रहा है। 2024 के चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। अलग अलग खबरें चल रही हैं। पहले जयंत चौधरी जी को लेकर खबरें चली कि वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, वो चले गए। अब मायावती जी को लेकर बातें हो रही हैं कि वो इंडिया की तरफ आ सकती हैं, इंडिया अलायंस की तरफ। तो अब अगर ऐसा होता है तो क्या चुनाव का समीकरण बदल पाएगा? चुनावी जो रंजिशबाजियाँ चल रही हैं पार्टियों में, वो ख़त्म हो पाएंगी? क्योंकि अलग अलग बयान होते हैं। जब तक गठबंधन नहीं होता तब तक अलग अलग बातें कही जाती हैं। आपने जयंत चौधरी जी की वीडियो देखी, अलग अलग बातें उन्होंने कही, अब बीजेपी के साथ चले गए। आज हम भी कैराना लोकसभा पर बात करेंगे। दो कैंडिडेट, दो उम्मीदवार आमने सामने हैं। एक तरफ प्रदीप चौधरी जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आसपा आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से इकरा हसन मैदान में है। प्रदीप चौधरी पहले भी यहाँ सांसद रह चुके हैं, अभी तक भी सांसद हैं क्योंकि अभी तक आचार संहिता नहीं लगी है। और इकरा हसन का ये पहला चुनाव है लोकसभा का। हमारे साथ में बात करने के लिए हमारे बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक सुशील कुमार जी हैं। और आज बिल्कुल पूरे हो सकता है लंबा वीडियो हो जाए, आधे पौन घंटे का वीडियो हो सकता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आपने देखना है और एक एक चीज़ को सोचना है और मनन करना है। गुरु जी स्वागत है आपका। भाई अनिरुद्ध जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है दोबारा फिर मुझे चुना इस बात के लिए कि समाज में कोई संदेश आपको देना है। देखिए, ना तो मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ जी, ना राजनीति मेरा प्रोफेशन है। मेरा प्रोफेशन टीचिंग है और मेरा जो जीवन निर्वाह हो रहा है वो टीचिंग से ही हो रहा। जी जी, ठीक। तो जिनका पेशा है राजनीति, उनके आप इंटरव्यू करते रहते हो। अब ऐसे आदमी का इंटरव्यू करने आप आए हो कि क्या अपेक्षा करते हो, क्या आपके सवाल है, मुझे ये बताओ आप। पहले तो मेरा सवाल ये है जी कि किस तरीके से देख रहे हैं आप चुनाव को? जो कैराना पर दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप चौधरी पर भरोसा जताया है, उसको आपको किस तरीके से देखते हैं आप? उसको सही रहेगा कि नहीं रहेगा जिस तरीके से विरोध हो रहा है शामली क्षेत्र में? देखो प्रदीप, वो अनिरुद्ध जी, पहली जो लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की आई है जी, वो उन लोगों की लिस्ट है जो विनर कैंडिडेट हैं, जिन्हें पार्टी नेतृत्व ने ये समझा कि ये लोग विनर हैं, उनको पहली लिस्ट में रखा गया है। जिनकी कहीं प्रोफाइल नेगेटिव है, कोई रिपोर्ट नेगेटिव है, उनको होल्ड किया गया है। तो अगर पार्टी के नेतृत्व की तरफ से देखा जाए तो प्रदीप चौधरी उनके हिसाब से एक विनिंग कैंडिडेट है, इसलिए उनका पहली लिस्ट में टिकट हुआ है। और फिर प्रदीप चौधरी पे अभी कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है कि आप ये कह सकें कि कहीं नेगेटिविटी में है। 5 साल वो एमपी रहे हैं यहाँ, अभी भी वर्तमान में एमपी हैं। आपके मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, उनमें लोगों का दर्द ये था कि प्रदीप चौधरी को हम जानते नहीं हैं, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी है। तो वे लोग जानते भी हैं प्रदीप चौधरी को, शक्ल भी देखी है, लेकिन ये बात उनकी सच हो सकती है कि प्रदीप चौधरी ने उनके यहाँ हाजिरी नहीं दी। और मेरा ये मानना है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम किसी के यहाँ हाजिरी देने का नहीं है। वो देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं और हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, तो उनसे हम अलग अपेक्षा रखते हैं। ये मेरा नज़रिया है। हो सकता है समाज के लोगों का नज़रिया दूसरा हो गया, हमारे मंडे पर हाजिरी दें। मैं उनसे बहुत लंबे समय से परिचित हूँ। जब सहारनपुर में आरटीओ ऑफिस इधर हुआ करता था, डॉक्टर हिमांशु के घर के सामने,
तब हम उनसे पहली बार मिले थे, वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आए हुए थे और हम उस समय दुनिया में नहीं थे, हवा में थे, तो तब से हमारा उनका परिचय है। और हम कभी अपेक्षा नहीं करते कि हमारे घर पर हाजिरी दें। जब से वो MP रहे, हमारी माता जी चली गई, हमने कभी ये नहीं कहा भाई आप हमारी माँ के मरने में नहीं आए। उनका अपना रूटीन है, उन्हें देखना है कहाँ क्या करना है, सरकार की जिम्मेदारियाँ हैं। फिर सत्तारूढ़ MP हैं, पता नहीं कितनी समितियों में हैं, कितनी जवाबदेही हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, हो सकता है कि जनता की अपेक्षाओं पर मैं खरे ना उतरे हूँ, मैं अपने आप को उनकी अपेक्षाओं पर साबित ना कर पाए हूँ, लेकिन जहाँ से मैं देखता हूँ मैं संतुष्ट हूँ। उसके अनेक कारण हैं। अगर मैं एक ही कारण बताऊँ, जिस प्रोफेशन से मैं जुड़ा हुआ तो उसमें भी मैं उन्हें ठीक समझता हूँ कि उन्होंने ठीक किया। सामाजिक दृष्टिकोण से समाज में उनकी भागीदारी कम रही, ऐसा लोग बताते हैं। जो समाज में ज़्यादा आना जाना जिनका है, ऐसा लोग बताते हैं कि समाज में उनकी भागीदारी कम रही। और मैं अगर ये मेरे से अगर आप ये पूछोगे आप कहाँ से देख रहे, तो मेरा दृष्टिकोण ये है कि उन्होंने समाज को जो दिया वो दिया, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है। उन्होंने वो काम किया जो चौधरी अजब सिंह जी, हमारे जो पूर्वज थे, माननीय मंत्री जी वीरेंद्र सिंह जी के जो ताऊ जी थे, जो यहाँ से 2 बार MLA रहे। कांधला विधानसभा का जो फॉर्मेशन है वो 1967 में हुआ, ठीक जी। और 67 में जो है 67 में यहाँ MLA बने वीरेंद्र वर्मा जी। वीरेंद्र वर्मा जी शामली वाले, जी जी। ये 67 में MLA बने यहाँ पहली बार कांधला विधानसभा में, ठीक जी। और उसके बाद फिर 69 में चौधरी अजब सिंह जी यहाँ MLA बन गए। 69 से 74 तक चौधरी अजब सिंह यहाँ MLA रहे। फिर बीच में वो चुनाव हार गए 74 में, कोई और लड़ा शायद, और मैं 77 में दोबारा MLA बने यहाँ। तो उनका जो टर्म था 1977 से और फरवरी 80 में उनकी स्वर्गवासी हुए में, फरवरी 80 में, तो वो जो उनकी अवधि थी 77 से 80 के बीच में, उन्होंने इस कांधला क्षेत्र को वो चीज़ दी कि जो मिसाल है राजकीय महिला महाविद्यालय कांधला, वो चौधरी अजब सिंह की देन है। बनारसी दास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और चौधरी अजब सिंह जी ने पूरे जोर से मांगी वो चीज़ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, हाँ करो, और मैं हाँ करवा के लाए। तो चौधरी अजब सिंह जी ने जो राजकीय महिला महाविद्यालय 1979 में यहाँ दिया इस समाज को, इस क्षेत्र को, और उसकी ये हैसियत थी उस विद्यालय की कि आगरा यूनिवर्सिटी के बाद केवल और केवल कांधला वो डेस्टिनेशन थी जहाँ MA होम साइंस थी। नहीं, आगरा यूनिवर्सिटी के बाद पूरी मेरठ यूनिवर्सिटी में यहाँ तक पश्चिम में आगरा MA होम साइंस कहीं नहीं था विषय। समाज की दूसरी बेटियाँ, दूसरे समाजों, सभी समाजों की बेटियाँ, समाज तो समाज है, बहुएं कमरा लेके यहाँ पर रही और उन्होंने MA होम साइंस यहीं से किया। अकेला संस्थान था, वो चौधरी अजब सिंह जी की देन है। दूसरा एक मील का पत्थर हमारे बाबू हुकुम सिंह जी ने ठोक दिया, विजय सिंह पथिक विद्यालय 1999 में। कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट थी, बाबूजी बहुत ताकत में थे, उन्होंने विजय सिंह पथिक राजकीय महाविद्यालय दिया इस समाज को। आने वाली पीढ़ियाँ उनको याद करेंगी। उसी कड़ी में प्रदीप चौधरी ने भी एक कील ठोक दिया, एक पत्थर लगा दिया उन्होंने। इस जनपद शामली को उन्होंने केंद्रीय विद्यालय दे दिया। पार्लियामेंट में जब उन्होंने मांगा था, वो क्लिपिंग लोगों ने व्हाट्सएप पे घुमाई थी, लेकिन आज मुझे पता है 2 महीने पहले DIS शामली ने मेरे से बात की थी कि हमें एक बिल्डिंग चाहिए जो हम केंद्रीय विद्यालय चला सकें, क्योंकि बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है भैंसवाल में। और आज वो विद्यालय 1 अप्रैल से जो है 1 अप्रैल 2024 से राजकीय विद्यालय जो है केंद्रीय, वो वेस्ट कॉलेज इंटर कॉलेज शामली में चलेगा। उनके 14 कमरों का प्रस्ताव हो गया है, वो चलेगा। मेरे बच्चे पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आने वाली पीढ़ियों के बच्चे पढ़ेंगे, तो केंद्रीय विद्यालय आपको मिल गया। जवाहर विद्यालय बाबू हुकुम सिंह जी ने दिया, बाबू हुकुम सिंह जी ने जवाहर नवोदय विद्यालय भी उन्हीं की देन है। तो मैं समझता हूँ कि प्रदीप चौधरी ने एक काम ऐसा किया है कि आने वाली पीढ़ियाँ उसको याद करेंगी।
मैं उनके इस काम से संतुष्ट हूँ। ये मेरा दृष्टिकोण है। वो मेरे मंडे पर ना हो, वो मेरे घर में मौत हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वे ना हो, लेकिन उन्होंने वो काम कर दिया जो एक नींव चौधरी अजब सिंह जी ने डाल ली थी। उस नींव पर उन्होंने ऊपर एक रद्दा और लगा दिया। जो बाबू हुकुम सिंह जी ने नींव बरकरार रखी न वो दे दिया। राजकीय ये महाविद्यालय दिया विजय सिंह, उन्होंने केंद्रीय विद्यालय दे दिया, जिसकी किसी ने न तो मांग की न कुछ। वो 5 साल से MP है, उन्होंने दिया। हम संतुष्ट हैं उनके इस कार्य से। आप कुछ और कुछ पूछना हो? बहुत सारी चीज़ें लेकर उनको कि क्षेत्र में कम रहे, इसके बारे कोई क्या कारण नज़र आते हैं आपको इसके पीछे कि क्षेत्र में कम नज़र आए? देखो, ये तो विषय प्रदीप चौधरी का है। आप मेरा इंटरव्यू कर रहे, मैं कोई नेता नहीं हूँ। सवाल का जवाब खड़ा मिलेगा। किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव को, किस तरीके से देख रहे हैं इधर क्षेत्र में जैसा विरोध? चुनाव उनका जो है, उनका प्रतिद्वंदी इकरा हसन है। इकरा हसन हमारे समाज की बेटी है और मैं उस बेटी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अच्छा चुनाव लड़े और उनकी भाषा संयमित रहे। हालांकि अगर मैं उपलब्धियों की बात करूँ तो कुछ लोगों को बुरी लगेंगी मेरी बात, लगनी भी चाहिए। कैराना लोकसभा का गठन 1962 में हुआ जी, और यहाँ से पहले सांसद जो हैं यशपाल सिंह बने थे और निर्दलीय थे, ठाकुर यशपाल सिंह। 62 से 67 तक। 67 में गयूर अली सांसद बने यहाँ से, ठीक जी। 67 से 71 तक। 71 में यहाँ से फिर तीसरे सांसद बने कौन? शक्पत जंग जी, चौधरी शक्पत जंग। 71 में, 1971 में। वो 71 से इमरजेंसी लगी 77 तक यहाँ सांसद रहे, ठीक। और 77 में फिर यहाँ से जो है सांसद फिर कौन लड़े 77 में? 77 के बाद जब वो इमरजेंसी का पीरियड गुजरा तो चंदन सिंह सांसद रहे यहाँ से, खेड़ी वाले जी। और 1980 में जो है इकरा हसन के दादा चौधरी अख्तर हसन सांसद बन गए और वो 1984 तक सांसद रहे। पूरा टर्म उन्हें मिला। कोई उपलब्धि पूछ के बताना। इकरा हसन के समर्थकों से, उनके शुभचिंतकों से चौधरी अख्तर हसन की उपलब्धि पूछ के बताना। कुछ नहीं कर पाए। वो एक गलती होगी इसमें। 1980 में तो गायत्री देवी सांसद बनी थी यहाँ। दिसंबर 80 में चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे। थोड़ी सी चूक होगी बताने में जी। तो दिसंबर 80 में गायत्री देवी यहाँ सांसद चुनी गई और उनका चुनाव हुआ था बाबू उनसे नारायण सिंह से। बाबू नारायण सिंह जो है जानते होगे? जी जी। डिप्टी CM रहे, एक बड़ा नाम थे, सादगी के प्रतीक थे। और हम ऐसे समाज से हैं कि हम सही मायने तो हम कबड्डी के जन्मदाता हैं। कबड्डी खेल है ना जी जी, उसके हम जन्मदाता हैं। अगर हम पे अकेले पे नहीं खींचता तो हम सारे पकड़ के खींच लें अपने आदमी को, उल्टा यहीं रहो, आगे नहीं जाने देने के हम तुझे। तो हमने बाबू नारायण सिंह को 1980 में पकड़ कर वापस खींच लिया था। और खिंचवाने में बड़े बड़े नाम आ सकते हैं। हाँ, हम सब थे, हम ही तो थे खिंचवाड़े में, हम ही तो थे। बड़े बड़े दिग्गज जिनको सलाम ठोकी जाती है। चौधरी चरण सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के जी, ठीक। तो 1980 में गायत्री देवी वो सांसद बनी यहाँ, ठीक। और वो 84 तक सांसद रही। तो अख्तर हसन जी जो हैं इकरा के दादाजी, वो 1984 में यहाँ सांसद बने और 84 से 89 तक वो सांसद रहे। तो उस अवधि में 5 साल में आप कोई उपलब्धि बता दियो उनके समर्थकों से, शुभचिंतकों से। मैं छोटा हूँ, बच्चा हूँ, उस समय भी छोटा ही था, 84 में भी पूछ के बता दियो। 89 से 91 तक हरपाल सिंह पंवार सांसद रहे। 91 में फिर चुनाव हो गया, फिर वही रिपीट हुए और 91 से 96 तक फिर वही सांसद रहे, ठीक। तो 2 टर्म मिले, उनकी कोई उपलब्धि पूछ के बता दियो जाट समाज के लोगों से। 96 से फिर 98 तक
बड़ा नाम है। इकरा हसन के पिताजी मुनव्वर हसन। चौधरी मुनव्वर हसन, जिन्होंने चारों सदन का प्रतिनिधित्व किया, जो हमारे समाज के लिए गौरव की बात है। 2 साल में भी एमपी रहे। चौधरी मुनव्वर हसन की कोई उपलब्धि बता दियो समाज के लिए, कि उन्हें समाज को ये चीज़ दे गए थे, आने वाली पीढ़ियाँ बता दें कुछ। 98 से 99 तक हमारे वीरेंद्र वर्मा जी सांसद रहे, उनकी उपलब्धि बता दियो। बड़ा नाम है वीरेंद्र वर्मा जी जी। 99 से 2004 तक कौन रहे? अमीर आलम खान। अभी भी लाइन में थे। अमीर आलम जी रहे, भले आदमी थे, लेकिन उपलब्धि नहीं है। 2004 में फिर कौन आया? अनुराधा चौधरी। 2004 से 2009 तक, और अनुराधा जी को 5,23,000 वोट मिले थे, जो उस समय का रिकॉर्ड था। ठीक जी। 9 तक में रही, उपलब्धि थी उनकी। ये जो लिंक नहर है, हालांकि वो उस समय यूपी में काम कर रही थी, लेकिन एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनुराधा जी की कोई उपलब्धि नहीं रही। 2009 से 2014 तक हमारी बेटी इकरा हसन की माँ साहिब तबस्सुम जी बेगम, वो सांसद रही, और हमने उनके सामने बाबू हुकुम सिंह जी को हरवाया। हम लोगों ने ही तो हरवाया जी। हम ही तो थे वोटर। जी जी। वोटर हम ही तो थे। हमने उनके मुकाबले तबस्सुम जी को चुना। तबस्सुम जी की कोई उपलब्धि बता दियो आप हमें। जिस तरह हमने बाबू नारायण सिंह को हराया था 80 में, ऐसे ही हमने 2009 में बाबू हुकुम सिंह जी को हराया। समाज को क्या मिला? कोई उपलब्धि मिली? 2009 से 2014 तक हमारी तबस्सुम हसन जी जो है वो सांसद रही, और 2014 में फिर जो है बाबू हुकुम सिंह सांसद बने। उनकी उपलब्धियां हैं, हमने भी बताया आपको। जी जी। और भी फील्ड में उनकी उपलब्धियां हैं, और फिर वो भगवान को प्यारे हो गए। उनके बाद फिर 2018 में फिर तबस्सुम जी उपचुनाव में जीत का आई, फिर उनको मौका मिला, तब की कोई उपलब्धि बता दियो। 2019 में फिर जो है पता नहीं किस संयोग से ये प्रदीप चौधरी आ गए 2019 में। अब ये इनके हाथ में रेखा होगी कोई राजयोग की। कैराना का सांसद तो दुनिया में चर्चित व्यक्ति रहना चाहिए था, लेकिन ये एक सौम्य व्यक्तित्व का आदमी यहाँ आ गया, जो ना किसी मंडे पे जा रहा, ना किसी तेरहवीं में जा रहा, ना लोगों को सलाम झुका रहा, ना लोगों की कुंडी बजा रहा घर की। मैं नहीं समझता है सांसद के काम है कि लोगों के घर की कुंडी बजावे। सांसद का काम देश की बड़ी पंचायत में है, वहाँ नीति निर्धारण में योगदान करे और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ विजन लेकर आए। देखिए अनिरुद्ध भाई जी, पॉलिटिशियन अलग हैं, लीडर अलग हैं और स्टेट्समैन अलग हैं। ये 3 कैटेगरी हैं इस क्षेत्र की। पॉलिटिशियन तो वो हो गया जो पॉलिटिक्स में है, वो सब पॉलिटिशियन है। गांव प्रधान भी पॉलिटिशियन है, लीडर नहीं पैदा होते। आप यहाँ हमने कांदला विधानसभा की बात करी, बहुत लोग एमएलए रहे, लेकिन लीडर कौन है? माननीय वीरेंद्र सिंह। में चुनाव भी हारे 93 में, रतनपाल पंवार एमएलए बन गए यहाँ 93 से 96 तक। कोई नहीं याद करता रतनपाल पंवार को। बिल्कुल। 96 में फिर वीरेंद्र सिंह जी आ गए, वो 2007 में भी चुनाव हारे, बलबीर सिंह आ गए। बलबीर सिंह बड़े उम्मीद थी लोगों को, बलबीर सिंह आ गए वह ठेकेदार ये वो कहते फिरे लोग, भूल गए लोग बलबीर सिंह को। लीडर यहाँ वीरेंद्र सिंह ही रहे। 2007 से 12 तक जो है बलबीर सिंह एमएलए रहे। 12 में फिर ये परिसीमन बदल गया, शामली होगी। हाँ, 12 में वीरेंद्र सिंह जी फिर हार गए, लेकिन लीडर वीरेंद्र सिंह ही रहे। एक बहुत बड़ा नाम था हरिंदर मलिक के बेटे का, पंकज मलिक, वो यहाँ एमएलए बन के। लोग कहने लगे जी पंकज मलिक है तो घर भेज देगा, कोई कहीं नहीं भेज पाया। आज भी वीरेंद्र सिंह जो है हाथी के पैर की तरह पैर जमाए हुए हैं। लीडर वीरेंद्र सिंह ही है यहाँ, तो लीडर अलग हैं। हाँ, स्टेट्समैन हमारे समाज में अभी पैदा नहीं हुआ।
स्टेट्समैन थे, वो चले गए, स्वर्गीय राजेश पायलट जी। एक नाम ऐसा भी है जो हमारे यहाँ स्टेट्समैन की श्रेणी में है। भगवान सचिन पायलट को अपना आशीर्वाद बनाए रखे, हो सकता है भविष्य में वो स्टेट्समैन बन जाए। बाबू नारायण सिंह को किस तरीके से देखते हैं? बाबू नारायण सिंह सादगी के प्रतीक थे, वो प्रतिमूर्ति थे, वो समाज के लिए समर्पित व्यक्तित्व थे, वो बेमिसाल व्यक्ति थे। उनके पोते भी लाइन में हैं आज। हाँ, उनके पोते को मेरी शुभकामनाएं। मेरी उनकी एक भेंट हुई थी एक शादी में शामिली, हमारी पहली भेंट थी। हम और विकास चौहान प्रधानाचार्य खंडरावली, हम दोनों उनसे वैसे ही जा मिले और विधायक जी नमस्ते, अब 2 बात करिए, बस हम चले आए थे। हमारी शुभकामनाएं। समाज के उस युवा चेहरे को समाज की तरफ से मैं हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, शुभ आशीष देना चाहूँगा। भगवान उसे सद्बुद्धि दे और वो धैर्य बनाए रखें। राजनीति में धैर्य भी बहुत ज़रूरी है। अब सवाल करो कुछ। मनीष चौहान भी तो बड़ी अच्छी लाइन में थे, इतना पैसा लगा दिया, बोर्ड लगा के, कुछ ना कुछ मिला होगा ऐसा कि टिकट हो सकता है। देखो, राजनीति जो है में इन्वेस्टमेंट भी है। अब एक प्रोफेशन है, अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं, प्रोफेशन मतलब समझ रहे ना, पेशा, जी जी, बिजनेस, तो उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं लोग। मनीष चौहान इस समाज की एक पूंजी है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उसे सद्बुद्धि दे और वो धैर्य बनाए रखे। मनीष चौहान की उम्र कितनी है? मेरे से छोटा है मनीष, और उनका एक प्रोबेशन पीरियड आया था। प्रोबेशन पीरियड समझते हो? काम करने वाला परिवीक्षा काल जी। वो इस जिला पंचायत शामली के पहले चेयरमैन थे, और जिला पंचायत का चेयरमैन जो है वो स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है। जब वो बाबू हुकुम सिंह से मिलने गए थे, मेरे उधर से याद है, तो बाबू हुकुम सिंह ने खड़े होकर उनका स्वागत किया था, और मनीष चौहान ने पैर छू कर कहा था कि आपने ऐसा क्यों किया, कि नहीं, आपका दर्जा स्टेट मिनिस्टर का है और मैं एक MLA हूँ। मनीष चौहान ने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो धैर्य बनाए रखे, संयम रखे, और पार्टी के अनुशासित सिपाही की तरह वो व्यवहार करे। और फिर उसके ऊपर जो हैं उसके गार्जियन हैं, अभी वीरेंद्र सिंह जी जो हैं एक नेता हैं। आज समाज में जहाँ जाके बैठ जहाँ जवाब लेकर उठते हैं, उनके प्रति जवाबदेही है समाज की, क्योंकि उन्होंने कुछ इतना दिया है समाज को कि समाज उनका ऋण नहीं चुका पाएगा। तो मनीष चौहान के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, वो धैर्य बनाए रखे और अनुशासित रहे। दोस्तों, हमें जो उम्मीद रहती है गुरुजी के पास आने के बाद कि हमें ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी जो हमें ना तो कहीं इतनी जल्दी से पढ़ सकते, ना कहीं जाकर इनको इकट्ठा कर सकते, ना इनको जाकर हम किसी से पूछ सकते कि ऐसा कब हुआ था, ऐसा क्यों हुआ। आपने सारी चीज़ें एक एक चीज़ को पूरे बारीक तरीके से समझ लिया है, क्या हुआ था, किस समय हुआ था, क्यों किया गया, और किस तरीके से प्रदीप चौधरी जो मौजूदा सांसद हैं कैराना लोकसभा पर, जिसका पूरी दुनिया में नाम है कैराना, चाहे वो विधानसभा भी हो लोकसभा भी हो, इस लोकसभा को लेकर जब भी इसके लिए कोई टिकट होता है, अब भी इसकी चर्चाएं पूरी तेज़ी हैं और हॉट सीट है। पूरे देश की नज़र इस पर रहती है कौन यहाँ से सांसद बनेगा। और प्रदीप चौधरी जी ने जो कार्य कराया है, खासकर केंद्रीय विद्यालय देकर, उस पर गुरुजी का साफ कहना, क्योंकि टीचिंग जो लाइन है ये उसी नज़रिए से देखती है। अब 2-3 सवाल और करेंगे, उसके बाद फिर विदाई का समय आ जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हमारे जो लोग हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या कहें, क्या पूछें और क्या देखें। तो गुरुजी एक सवाल और इसमें ये आ रहा है कि अगर प्रदीप चौधरी की जगह मनीष चौहान होते तो किस तरह का चुनाव होता फिर इकरासन के साथ? अगर मनीष चौहान यहाँ प्रत्याशी होते और इकरासन भी सामने होती, तो अभी तो तीसरा पक्ष भी तो आना है। अभी एक पार्टी और है, बहुजन समाज पार्टी। हो सकता है वो इंडिया अलायंस के साथ चली आए। अब या तो मैं इसी पे जवाब दूं कि वो पहले आप इस पे जवाब दे दीजिए कि क्या हो सकता है दोनों के, अगर दोनों आमने सामने होते तो। अगर दोनों आमने सामने होते तो अच्छा चुनाव होता। चुनाव तो अब अच्छा ही कह रहे लोग। हाँ, नहीं, अभी देखो चुनाव अभी आकलन है, एस्टिमेशन है। आप जहाँ से देख रहे हैं आपको वहाँ से चुनाव दिख रहा है, जहाँ से मैं देख रहा, आप एक समाज है जाट, जानते हो ना? जी जी, उस समाज से सीख लो ना कुछ। चौधरी जयंत जी किसानों के अखाड़े में रहे, हाथरस में उन्होंने झेला
किसानों के साथ जुड़े रहे, टिकैत जी को मदद की वहाँ पहुँच के उस रात को। जी ठीक, जी। आप उस समाज से सीख लो ना। वो जाट समाज, वही समाज तो संघ में प्रांत पंचायत भी है, वही समाज क्षेत्रीय अध्यक्ष भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, वही समाज प्रदेश अध्यक्ष है, वही समाज जिला अध्यक्ष है आपके शामली का, वही समाज भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। ठीक, और वही समाज जो है राष्ट्रीय लोकदल में भी है, उपराष्ट्रपति भी हैं, उपराष्ट्रपति भी हैं, और लोकदल में भी है, राष्ट्रीय लोकदल में भी है। उस समाज से सीख लो ना आप। चौधरी जयंत जी अभी बीजेपी अलायंस के साथ मिले जाके, आपने बड़े इंटरव्यू किए। जाट समाज के लोगों ने निर्णय को गलत बताया होगा, ये निर्णय गलत है, हम उसके इस निर्णय से सहमत नहीं हैं, लेकिन ये नहीं कहा होगा कि हम उसके साथ वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा निर्णय गलत है, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, लेकिन हम जयंत हमारे जो है नेता हैं, हम उनके साथ हैं। ठीक, तो आपने जो सवाल किया मनीष और प्रदीप वाला, तो मनीष चौहान का भी यही जवाब होना चाहिए था कि टिकट की दावेदारी, मेरी टिकट की दावेदारी हमारी समाज की एक और बेटी जो है मृगांका सिंह, वो भी कर रही थी, लेकिन उनका अपना व्यक्तित्व है, सौम्य व्यक्तित्व, उन्होंने जहाँ दावेदारी करनी थी वहाँ की, समाज में जो है इस तरह का कोई नहीं किया। तो मनीष को भी ये करना चाहिए था, उसकी दावेदारी थी, मजबूत थी, उसका अपना अप्रोच होगी जहाँ तक थी। मनीष को भी किसी ने कहा होगा ना ये होर्डिंग लगवाओ, ये संघ का एक रवैया है। 2022 में मैंने खुद किसी के होर्डिंग लगवाए थे, मैं स्वीकार करता हूँ कैमरे पे। किसी ने कहा था मेरा टिकट होगा भाई, मेरी मदद करो, बताओ, अगर मेरे होर्डिंग लगवा दो कैराना में, हमने लगवाए थे पर टिकट नहीं हुआ था उसका। और जब मनीष के होर्डिंग लगे थे तब हमें ये समझ में आया था कि मनीष को भी कोई बहका रहा है, हाँ, कोई पुश कर रहा है पीछे से, भाई होर्डिंग लगवाओ। टिकट होना ना होना ये पार्टी नेतृत्व तो आकलन करता है। और आप ये मत भूलें कि आज भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 2 गुजरात के दिग्गज बैठे हैं, वो एक भी सीट, मनीष चौहान सेवारत है पार्टी में, सेवा कर रहा है, सिपाही है पार्टी का, क्या एक सीट वो मनीष चौहान के लिए नहीं छोड़ सकते थे? छोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, उनकी कैलकुलेशन ऐसी है, वे केवल जीतने के लिए लड़ते हैं, वे किसी पार्टी के कार्यकर्ता का मनीष चौहान हट जाते हैं, पार्टी का मनोबल बढ़ाने के लिए भी नहीं लड़ते। मनीष चौहान एक युवा चेहरा है, तुम तो किसी का पार्टी का मनोबल बढ़ाने के लिए भी टिकट नहीं करते, वो तो केवल और केवल जीतने के लिए टिकट करते हैं। तो उनके जो पैरामीटर हैं उन पे कहीं मनीष चौहान खरे नहीं उतरे होंगे। अब वो क्या पैरामीटर है ये उनका शीर्ष नेतृत्व तो जानता होगा, मेरा तो ये प्रोफेशन नहीं है, मुझे तो आपने बता दिया, कुछ पड़ोसी ने बता दिया, कुछ मेरे साथी संघ में भी हैं, मैं ये स्वीकार करता हूँ, कुछ मेरे साथी संघ में भी हैं, मैं कुछ कड़वी सी बात बता दें तो वो पता लग जाए, बस और क्या है जी। हाँ? तो मतलब अब क्लियर हो चुका है कि क्योंकि टिकट तो जीतने के लिए मिला है तो प्रदीप चौधरी जीत जाएंगे आज की स्थिति में। आज की स्थिति में कितने वोटों से? मैं अपने समाज को ये कहना चाहूँगा कि जाट समाज से कुछ सीख लो। आपकी पार्टी ने आपके ही समाज के एक आदमी को टिकट दे दिया, आप उसी के विरोध में खड़े। मनीष हमारा नहीं प्यारा है, हमारा नहीं है कुछ मनीष, इकरासन भी तो अपनी है, बेटी है समाज की। अगर मेरा दर्द होगा, पहले कुछ दिक्कत होगी, तो पहले मनीषा होगा उठ के, इकरासन आवेगी, या प्रदीप चौधरी होगा उठ के, पहले मनीषा होगा, उसे पता लगेगा भाई का ही हो गया। ठीक है नहीं बात? तो इकरासन कैराना कुछ दूर है, सहारनपुर बहुत दूर है, तो आप ये मान रहे कि मनीष का हमें दर्द नहीं है, लेकिन जाट समाज से सीख लो कुछ, मैं फिर कह रहा। ठीक है ना जी। अपने समाज के जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है उसको समर्थन करो, और कोई या तो कुछ ऐसी चीज़ बताओ ना जो उसके नेगेटिव जाती हो। गन्ने के लिए एक बार भी बोल रहे प्रदीप चौधरी, गन्ने के लिए पेमेंट के लिए, गन्ने के लिए जिन्होंने बोले उन्होंने क्या तीर मार दिए। गन्ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, प्रदीप चौधरी संसद का सदस्य ही तो था, सत्तारूढ़ पार्टी का। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं गन्ने के लिए,
करो सवाल और पूछो। प्रदीप चौधरी ने क्यों नहीं उठाई आवाज? सांसद है वो, बोल सकते थे कि धरना चला हुआ है उस टाइम। हाँ। संसद गन्ना में जो है वो आपको पता है किस सूची का विषय है? स्टेट राज्य सूची का विषय है, ना वो समवर्ती सूची का विषय है, ना वो केंद्र की सूची का विषय है। ठीक, तो गन्ना राज्य का विषय है। एमएसपी तो है, एमएसपी है। एमएसपी पे नहीं बोल रहे। मांग क्यों नहीं करता समाज? जो समाज आज प्रदीप चौधरी का विरोध कर रहा, वो मांग क्यों नहीं करता? आपके गुजर समाज ने कहीं एमएसपी की मांग की? नहीं। आपके गुजर समाज ने कहीं, मैंने पिछले एक इंटरव्यू में कहा था कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट माननीय मोदी जी ने जो है बांध के सुतड़ी लपेट के रख रखी है। आप इस समाज से ही जो उनसा सारा दिन समाज 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 5 लाख से हरा रहे, 5 लाख से जिता रहे हैं, इनसे पूछ लो ना, अगर आने वाली पीढ़ियों के लिए मांग लो ना कुछ। जाट समाज क्यों चला गया वहाँ? उन्हें पता उन्हें लाभ मिलेगा वहाँ, सत्ता के साथ चलेंगे तो लाभ मिलेगा। आप एक प्रतिनिधि वहाँ भेजो तो जो इस स्तर का सोचता हो, जिसके पास कोई विजन हो। कोई समाज की वीडियो बना दो ना, आप भेज दो ना ऊपर समाज की वीडियो बना के कि ये गुज्जर समाज जो है यूँ कह रहा पिछड़े में है, हम रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू करवा दो। एनसीबीसी ने जो एडवाइजरी जारी की थी कि इस समाज का कैटेगराइजेशन कर दो, वो मोदी जी ने जो है मान लिया और रोहिणी कमीशन गठित कर दिया। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आएगी, उन्हें बंद कर रख रखा, आपसे लागू करवा दो ना ये समाज। ये जिस वीडियो बनाओ आप वीडियो, मैं कर रहा मांग आपकी वीडियो के माध्यम से, माननीय मोदी जी से कर रहा, माननीय गृह मंत्री जी से कर रहा, माननीय राष्ट्रपति महोदया से कर रहा कि हमारी रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट आई हुई है उसे उस बस्ते से बाहर निकाल दो, ताकि समाज को जो वंचित वर्ग है पिछड़ों का, उसे भी कुछ लाभ मिल जाए। प्रदेश में राघवेंद्र कमेटी पर सुतड़ी बंद रही, उसे खुलवा दो ना ये समाज। चलो, हमारे जो सवाल हैं वो लगभग समाप्त हो चुके हैं और हम कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि एक हमारा भी अपना एक दायरा है। जब हम अपने बड़ों से बात करते हैं, और ख़ासकर गुर्जर समाज की एक संस्कृति सभ्यता है कि वो अपने बड़ों के सामने हुक्का तक नहीं पी पाते थे। वो अलग कल्चर है कि हुक्का वो क्रेज में आ गया है। तो हम लगातार आपको क्षेत्र की खबरें दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्र में चला हुआ क्या है। आम जनता से तो जान ही रहे हैं, साथ साथ बुद्धिजीवी वर्ग से भी ये जानना है उनको क्या लगता है, किस तरीके से वो देखते हैं, और हम लगातार आपको दिखाते भी रहेंगे। आप जुड़े रहें गाम गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।